हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज की इस क्लास में हम वैद्युत चलन चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप थोड़ा सा समय निकाल करके इस क्लास को अंत तक कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम के 5 नंबर आपके कंफर्म हो सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इस क्लास को अगर अंत तक कर लिए तो ओम के नियम का सत्यापन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ओम का नियम होता क्या है आखिर, है ना। जब हम ओम के नियम को जानेंगे तभी तो उसका सत्यापन कर पाएंगे। तो ओम का नियम भैया कक्षा 10 से पढ़ते चले आ रहे हो। एक जॉर्ज साइमन ओम वैज्ञानिक थे, उन्होंने नियम दिया था। उन्होंने ये कहा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में क्या आता है, ताप है, दाब है, क्षेत्रफल है, आयतन है, ठीक है। तो जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि में हम कोई परिवर्तन न करें, अर्थात ये सब नियत रहें, तो चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर V होता है वो चालक में प्रवाहित धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि में हम कोई परिवर्तन ना करें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात V बराबर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ नियतांक आ जाता है। इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, R बराबर यहाँ से निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा V अपान में I। R को रोकेंगे, I आ जाएगा V के बटे में। और यही क्या है, आपका ओम का नियम है। इसी का हम सत्यापन करने वाले हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान लैंग्वेज में ओम के नियम का सत्यापन आपको हम कराने वाले हैं। लेकिन आप सभी लोगों के लिए देखिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है तो आप थोड़ा सा चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए भाई हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हम एक ले लेंगे चालक तार। क्या ले लेंगे, चालक तार। तो माना हमारे पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई हम मान के चलते हैं कि स्मॉल l है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान के चलते हैं कि कैपिटल है। जो चालक तार है इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल l, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है भैया, कैपिटल A। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास चालक तार है इस चालक तार को हम क्या कर देते हैं, इस चालक तार के सिरों के बीच हम विभवांतर स्थापित करते हैं। कभी भी किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करना हो तो चालक के दोनों तारों को हम बैटरी के दोनों ध्रुवों से कनेक्ट कर दें। तो इसका मतलब मैंने चालक के सिरों के बीच क्या स्थापित कर दिया, विभवांतर स्थापित कर दिया। अब हम विभवांतर स्थापित करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस चालक के अंदर जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो गति करने लगेंगे। आप सभी को पता है कि किसी भी पदार्थ का जब निर्माण होता है तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, आप कहोगे अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बना होता है, तो आप कहोगे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, तो आप कहोगे परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के जो समीप कक्षाएं होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, आकर्षण, प्रबल आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस नाभिक से दूर कक्षाओं में होते हैं। ठीक है, जिन पर जो है ये आकर्षण बल है वो बहुत कम कार्य करता है। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उनको अगर बाहर से थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाती है तो वो तुरंत क्या करने लगते हैं, उसी में गति करने लगते हैं और धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं। ठीक, आपने पढ़ा होगा कि दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच या दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच या टक्करों के बीच जो लगा समय होता है वो श्रांतिकाल कहलाता है। तो जब वो क्या विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है, उनको ऊर्जा मिल जाती है तो वो गति करने लगते हैं, धनायनों से बार बार टकराते हैं। तो टकराने में जो समय लगता है उसको हम श्रांतिकाल कहते हैं। श्रांतिकाल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं और श्रांतिकाल की जो कोटि होती है वो भैया 10⁻⁻14 सेकंड होती है। ठीक है, ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक के अंदर गति करते हैं। ठीक, तो चालक तार की लंबाई के अनुदेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। और जिस औसत ऊष्मीय वेग से वो उस चालक के अंदर गति करते हैं निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, वह औसत ऊष्मीय वेग क्या कहलाता है, उनका अनुगमन वेग कहलाता है। और अनुगमन वेग को किससे लिखते हैं, VD से लिखते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आई कुछ बात समझ में। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना क्या है, ये कुछ मैंने आपको बातें समझा दी हैं जिससे डेरिवेशन समझ में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लाइन लिखेंगे कि माना हमारे पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है,
परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। जब चालक तार के सिरों के बीच हम क्या करते हैं, विभवांतर स्थापित करते हैं। देखो वही चीज लिखा है, स्थापित किया जाता है। तो क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। चालक में क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कितनी मान लें, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, ठीक। और इनका जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है वो vd है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा है वो e है। क्या है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या है भाई, ई है। आप तो जानते हो ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था धारा और अनुगमन वेग में संबंध, I बराबर NEAVD, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो चालक तार में जो प्रवाहित धारा होगी वो I बराबर हो जाएगी NEAVD हो जाएगी। इसको भैया आपको मान लेना समीकरण 1। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया है। तो विभवांतर स्थापित करने पर चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो एक समान होगी। हम क्या निकालेंगे, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे तार के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार के प्रत्येक बिंदु पर, तार के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आसान डेरिवेशन है, थोड़ा समझिए बस। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप जानते हो यहाँ पर धारावाही चालक तार की जो लंबाई है वो L है, ठीक। विभवांतर V है। तो आपने विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़ा है। E बराबर कितना होता है, आपने पढ़ा V/d। यहाँ डिस्टेंस है आपकी चालक तार की लंबाई L। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो E = आपकी हो जाएगी V/L। यहाँ पर कोई समस्या, L क्या है, चालक तार की लंबाई है, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अच्छा, जब मैंने विभवांतर स्थापित किया इस चालक तार में तो चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई वो V/L हो गई। अब जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या जो वैद्युत क्षेत्र E है, इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पर कोई ना कोई बल कार्य करेगा कि नहीं कार्य करेगा। जो ये बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र के कारण कार्य करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल निकाल लेंगे। तो अगली लाइन हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E द्वारा, किसके द्वारा भाई, वैद्युत क्षेत्र E द्वारा, वैद्युत क्षेत्र E द्वारा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक है। या लिख सकते हैं प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर या प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। बहुत ध्यान से समझिएगा, लगने वाला बल, बल F बराबर किसके कारण बल लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र E के कारण लग रहा है। आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से पढ़ा, E बराबर होता है F/Q, जहां F क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के कारण कार्य करने वाला बल होता है। E क्या होता है, आवेश। अब आवेश किसका यहाँ पर रखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर बल लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आपने E माना है। तो जब आप बल निकालोगे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के कारण तो आ जाएगा E × में स्मॉल e, यानी जो कार्य करने वाला बल हो जाएगा वो कैपिटल E × में स्मॉल e, जहाँ स्मॉल e क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। अब देखिए E का मान कितना हमने निकाला, V/L। तो V स्मॉल e इंटू में क्या, बटे में क्या हो जाएगा, L। ये कार्य करने वाला बल हो गया, क्लियर। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन का हम द्रव्यमान m मान लें, अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना मान लें, m मान लें, तो बल अगर F कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो गति के द्वितीय नियम से क्या निकालेंगे, इस द्रव्यमान के कारण उत्पन्न त्वरण निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो त्वरण कितना हो जाएगा, गति विषयक द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से। तो त्वरण न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, गति विषयक द्वितीय नियम से न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। F बराबर होता है m में, हमको त्वरण निकालना, तो A बराबर हो जाएगा F/m, जहाँ m क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। F की मान रख देंगे, F की वैल्यू आई है V × में E बटे में L। F का मान रख देंगे V × में E बटे में कितना है, L, और बटे में m भी तो है, तो ये हो जाएगा mL। उत्पन्न हमारा त्वरण आ चुका है। बताइए इतने में किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब आप कहोगे कि चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ठीक है, जो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चालक में उपस्थित धनायनों से बार बार टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो टकराने के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं श्रांतिकाल। क्या बोलते हैं? श्रांतिकाल बोलते हैं। क्लियर? तो हम अगर यहाँ पर देखें तो जब चालक तार के सिरों के बीच हमने विभवांतर नहीं स्थापित किया, तो अगर हम माने कि इलेक्ट्रॉनों का वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो ऊष्मीय वेग है वो u1 है। क्या है? u1 है। तो जब हम भैया विभवांतर स्थापित करेंगे चालक तार के सिरों के बीच, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ऊर्जा पा जाएंगे और वो गति करेंगे, तो उनके वेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। तो हम सबसे पहले वेग परिवर्तन निकालेंगे। तो आपने त्वरण की परिभाषा से पढ़ा है कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे में समय। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के टकराने के दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय होता है उस समय को हम टी से नहीं प्रदर्शित करते हैं, बल्कि उस समय को हम यहाँ पर कहते हैं श्रांतिकाल। तो हम टी के स्थान पर कितना रख देंगे? टाउ रख देंगे। तो जो वेग परिवर्तन आ जाएगा, डेल्वी का मान आ जाएगा, वो ए टाउ आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर हम आपके सामने शॉर्टकट में ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे इतना लिखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये जानो कि आया कैसे। इसको आप समीकरण 2 मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखेगा इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एक इलेक्ट्रॉन में वेग परिवर्तन, ऐसा चलो लिख देते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे हैं तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में वेग जो परिवर्तन होगा, वेग परिवर्तन होगा, त्वरण की परिभाषा से कितना हो जाएगा? ए टाउ होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब हमने क्या कहा कि जब मैंने मान लीजिए विभवांतर मतलब स्थापित नहीं किया, मतलब वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थिति रहा, उस स्थिति में वेग कुछ ना कुछ मान लेते हैं u1 u रहा होगा, औसत उसमें वेग u रहा होगा। यहाँ पर आगे लिखेंगे यदि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग या इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग, अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग u हो या u रहा हो, है ना, ऐसे लिखेंगे, u रहा हो, तो जब हमने वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया है तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? ए टाउ हुआ। तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो यह आपका वेग होगा, जैसे मैं मान लेता हूं कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग, इसको हम मान लेते हैं u1 है, u1 रहा हो, और तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों में वेग परिवर्तन कितना हो रहा है? ए टाउ हो रहा है कि नहीं? तो था कितना अनुपस्थिति में? u1, और हो रहा है ए टाउ, तो हम एक इलेक्ट्रॉन के निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा टोटल। तो यह वेग बढ़कर कितना हो जाएगा? बढ़कर आपका देखिए था u1, परिवर्तन कितना हुआ है? बढ़ोतरी कितने की हुई है? ए टाउ की। तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो ए टाउ 1 बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी प्रकार उसमें n इलेक्ट्रॉन है ना चालक के अंदर, इसी प्रकार दूसरे का वेग कितना हो जाएगा? u2 प्लस ए टाउ 2, ठीक है। तीसरे का u3 प्लस ए टाउ 3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से un प्लस का ए टाउ n हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग वेग इस तरीके से हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मैंने क्या निकाला? पहले माना कि जब मैंने विभवांतर नहीं स्थापित किया तो इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग था वो u1 था। मैंने जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया तो इलेक्ट्रॉन क्या होते लेते? इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन ए टाउ हो रहा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन में जो परिवर्तन हो जाएगा वो ए टाउ 1 हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन हो जाएगा ए टाउ 2 हो जाएगा। इस तरीके से जो टोटल बढ़कर वेग होगा वो u1 प्लस ए टाउ 1 पहले का, तो इसी तरीके से दूसरे का u2 प्लस ए टाउ 2, तीसरे का u3 प्लस ए टाउ 3, इसी तरीके से n वे का, n इलेक्ट्रॉन है ना, तो un प्लस का ए टाउ n हो जाएगा। तब जो Vd होगा, यानी जो औसत ऊष्मीय वेग, जिसको अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं, वो इन सब के योग से मिलेगा। औसत जब भी निकाला जाता है सभी का योग बटे में पदों की संख्या। कितने हैं आपके इलेक्ट्रॉन? तो आप कहोगे n, सबका वेग हम जोड़ लेंगे, पहले का u1 प्लस का
ए टाउ 1 प्लस U2 प्लस का ए टाउ 2, ठीक है, ए टाउ 2, ध्यान दीजिएगा, ए टाउ 2 डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से एनवे का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे UN प्लस का ए टाउ n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में n इलेक्ट्रॉन, पदों की संख्या n है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। VD बराबर यहाँ पर देखिए U1 U2 UN, ठीक है, UN प्लस U2 डॉट 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 UN तक, ये अलग मैंने कर लिया, बट्टे में n कर लिया, प्लस लगाया। ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ n में हम कितना कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n। अब पूरे बट्टे में n लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए जब आप इसका योग करोगे तो यही आएगा, हर देखिए समान है कि नहीं, एक हर ले लोगे, हमने अलग अलग करके लिख दिया है बस। तो इस तरीके से चूंकि यहाँ पर देखिए जो U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट UN बटे n है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग है। और जो इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। लिखोगे चूंकि इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है भाई, शून्य होता है। औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है, इसलिए जो इसका मान होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब जो VD का मान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका शून्य हो जाएगा, औसत ऊष्मीय वेग है। औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, शून्य होता है इलेक्ट्रॉनों का। और यहाँ पर अगर बात करें तो बचा आपका प्लस का A और टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट डॉट टाउ n बटे में n। टाउ 1 टाउ 2 ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल ही तो हैं, और औसत श्रांतिकाल कितना है आपका, टाउ है, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा औसत श्रांतिकाल टाउ हो जाएगा, ए तो आपका वैसे के वैसे लिखा है, तो VD बराबर कितना हो गया, ए टाउ हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ए का मान आपने निकाला है ये उठा करके यहाँ पर आप रख दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा, इधर हल्का सा रफ कर देंगे हम, है ना। स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लेना या नोट। अब यहाँ पर लिखेंगे ए का मान रखने पर, कहाँ से भैया रख देंगे, समीकरण 2 से रख देंगे, ठीक है। ए का मान रखने पर, चलिए ए का मान रख देते हैं। VD बराबर आपका कितना है, आप कहोगे ए टाउ है। ए का मान कितना आ चुका है, VE अपान में ml, तो रख देंगे VE अपान में ml, ठीक। ए के स्थान पर मान रख दिया, इंटू में क्या है टाउ, तो इंटू में हो गया टाउ। यहाँ पर आप देखोगे तो एक आपके पास देखिए ये रिलेशन आ गया है, ठीक है। अभी ओम का नियम तो चल ही रहा है, लेकिन अगर कभी आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए कि अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध स्थापित कीजिए, तो यहीं से आप देख पा रहे हो ये अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध है। लिख देना नीचे, यही VD व टाउ में क्या है भाई, संबंध, यही VD व टाउ में संबंध है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, हमारा तो काम है ओम के नियम का सत्यापन करना, बीच में आ गया तो इसे यहाँ पर जान लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, VD का मान आ चुका है, समीकरण 1 याद कीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में कितना था, I बराबर था NEA/VD, याद है। तो समीकरण 1 से क्या करने पर भाई, हम समीकरण 1 में VD का मान रख देंगे, I बराबर हो जाएगा NEA, VD बराबर कितना है, तो आप कहोगे VE अपान में ml और n2 में टाउ, इतना ही तो है। तो इस VD का मान जो आया था इसमें उठा करके रख दिया इस समीकरण 1 में। तो हमें चूंकि पता है ओम के नियम में कि जो विभवांतर होता है और धारा होता है उसका रेशियो एक नियतांक होता है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस ml को इधर ले आएंगे तो ये ml ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए V को इधर दूसरे पक्ष में V रोकेंगे और इस I को बट्टे मिलाएंगे और सबको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो जो बट्टे में है वो इधर अंश में आ जाएगा, N इधर आ जाएगा बट्टे में, E का गुणा E स्क्वायर हो जाएगा, A आपका बट्टे में आ जाएगा, टाउ है टाउ बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका आ गया ml अपान में NE स्क्वायर A टाउ बराबर V अपान I। आपको सिद्ध करना R बराबर V अपान I। यहाँ पर लिखोगे जहाँ ml अपान में NE स्क्वायर A टाउ क्या है, नियतांक है। ये किस प्रकार नियतांक है, देखिए आपने अभी ओम के नियम में यह बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो यानी नियत रहे, ठीक है, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और धारा I का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है। तो आप देखिए ये नियतांक किस तरीके से है, यहाँ पर देखिए m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत है कि नहीं, 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, बताइए E भी नियत है कि नहीं नियत है, तो आप कहोगे नियत है। N क्या है,
n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और संख्या निर्भर करती है पदार्थ पर। किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर। तो यहाँ पर n भी क्या है? पहली बात तो नियत है। बात करें यहाँ पर लंबाई, अभी मैंने आपको क्या बताया, भौतिक अवस्थाओं में जो भी लंबाई, दाब, ताप, ये सब नियत रहे, तो लंबाई नियत हो गई। ए भी आपका क्षेत्रफल भी नियत रहेगा। टाउ, टाउ श्रांतिकाल, श्रांतिकाल का मान ताप पर निर्भर करता है और ताप एक भौतिक राशि है, तो ताप भी नियत रहे। तो ये सारी वैल्यू देख सकते हो, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक नियतांक हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? वैद्युत प्रतिरोध बोलेंगे। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ml/में ne² A टाउ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। और जब भैया ये R के बराबर हो जाएगा तो देखिए यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका निकल के आ जाएगा, इसके स्थान पर R लिख देंगे तो R बराबर निकल के आ जाएगा V/I। ठीक है, और यही क्या है? यही ओम का नियम है। क्या भैया? यही ओम का नियम है। ओम का नियम सिर्फ और सिर्फ भैया धातु चालकों के लिए सत्य है। ठीक है, याद रखिएगा, किन चालकों के लिए सत्य है? धातु चालकों के लिए सत्य है ओम का नियम। तो ये था ओम के नियम का सत्यापन। करना कुछ नहीं था, सबसे पहले आपको एक क्या करना था भैया? चालक तार ले लेना था, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेना था, लंबाई L मान लेनी थी। ठीक है, यदि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, धारा I प्रवाहित करते हैं, अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉनों का VD हो, ठीक है, तो I बराबर NeAVD समीकरण 1 मान लीजिएगा। उसके बाद आपने विभवांतर स्थापित किया तो चालक तार के प्रति एक अंक लंबाई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉनों पर बल लग रहा है, बल F का मान निकाल लीजिएगा। विभव परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर V/L। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल होगा आप निकाल सकते हो, और जब बल आ जाएगा तो आप न्यूटन के गति विषयक नियम से त्वरण निकाल सकते हो। अब जैसे त्वरण का मान आपका आ जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर क्या निकालोगे? आपने विभवांतर स्थापित किया धारावाही चालक तार में, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे? गति करेंगे। पहले उनका उसमें वेग मान लिया मैंने u1 था एक इलेक्ट्रॉन का, और जब मैंने उसको क्या किया? विभवांतर स्थापित किया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ? A टाउ का। कैसे हुआ? त्वरण की परिभाषा से मैंने वेग परिवर्तन निकाल लिया। तो सभी इलेक्ट्रॉनों का हमने क्या निकाल लिया? कुल जो है वेग निकाल लिया। पहले u1 था, जब हमने विभवांतर स्थापित किया तो वेग में जो परिवर्तन हुआ पूरा वेग हमने निकाल करके औसत उसमें वेग निकाला, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से VD बराबर A टाउ आ गया, A का मान उठा के रख दिया, तो यहाँ पर एक रिलेशन आ गया जिसे VD और टाउ में हम संबंध के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ठीक है, अगर यहाँ तक इतना पूछा जाए तो कर दीजिएगा, नहीं आगे क्या करोगे? समीकरण 1 में इस VD का मान उठा करके रख दोगे, ये वैल्यू पूरी नियतांक हो जाएगी जिसका मान R के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार R बराबर V/I हो जाएगा, और यही ओम का नियम है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ओम के नियम का सत्यापन समझ में आ गया होगा अनुगमन वेग के आधार पर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।